बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की क्लास में जो हम लोगों ने चीज़ डिस्कस करनी है, जो टॉपिक डिस्कस करना है, उस टॉपिक का टाइटल है निज़ाम तनफ़ुस की फ़िज़ियोलॉजी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम निज़ाम तनफ़ुस क्या है, ठीक है। उसकी एनाटॉमी डिस्कस की थी, मींस के उसके डिफरेंट आर्गन्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, उनको डिस्कस किया था। आज बेसिकली हमने स्टडी करना है फ़िज़ियोलॉजी। फ़िज़ियोलॉजी क्या चीज़ है? फ़िज़ियोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, साइंस की एक शाख है, जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं किसी भी जो बॉडी पार्ट है, बॉडी ऑर्गन है, उसकी फंक्शनिंग को स्टडी करते हैं कि वो काम कैसे करता है। उस चीज़ को कहते हैं फ़िज़ियोलॉजी। तो निज़ाम तनफ़ुस की फ़िज़ियोलॉजी है, इसमें हमने देखना है कि जो आपका निज़ाम तनफ़ुस है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, बेसिकली वो काम कैसे करते हैं, ठीक है। मीन्स कि आप जो सांस लेते हैं, जब आप सांस लेते हैं या हवा अंदर लेके जाते हैं या बाहर निकालते हैं, उस सारे प्रोसेस में होता क्या है, आपका जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका क्या रोल है, वो चीज़ स्टडी करेंगे। स्टडी करने से पहले आप देख लेते हैं जो आपका जो टॉपिक है, आपकी बुक कोर बुक 1 से लिया गया है और ये पेज नंबर है 380 पे अवेलेबल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की फ़िज़ियोलॉजी स्टडी करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले आपको वर्ड रेस्पिरेशन का पता हो, रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन को अगर आप उर्दू में बात करें, रेस्पिरेशन का वर्ड का मतलब होता है तबादला करना, ठीक है, गैसों का तबादला करना। अब कौन सी गैसेस का तबादला होता है रेस्पिरेशन में? दो गैसेस हैं, एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड इज़ ऑक्सीजन। इन दो गैसेस का आपस में एक्सचेंज होता है, तबादला होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन, या इसको आप सिंपली कह सकते हैं सांस लेने का अमल। अब रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, इसको हम लोगों ने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन है इंस्पायरेशन एंड द सेकंड इज़ एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन, आप इसको सिंपली बात करें, इंस्पायरेशन का मतलब है इंस्पायर करना, मीन्स के हवा को अंदर लेके आना, ठीक है। सांस लेना, हवा को अंदर लेके आना, इस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन का क्या मतलब होता है? हवा का बाहर निकालना, मीन्स के एक्सेल करना, एक्सेलेशन भी कह सकते हैं। हवा एक्सेलेशन का मतलब है इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। आप इस तरह भी कह सकते हैं, इनहेलेशन मीन्स के किसी भी चीज़ को इनहेल करना, एक्सेलेशन मीन्स के किसी भी चीज़ को एक्सेल करना, बॉडी से बाहर निकालना। अब कोई भी चीज़ है, फॉर हम रेस्पिरेशन मीन्स के सांस लेने के प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इनहेल, जब आप एयर को इनहेल करते हैं तो आपकी जो बॉडी के अंदर एयर बेसिकली आती कैसे है, आप वो जब हवा अंदर आती है तो क्या प्रोसेस होता है सारा, वो चीज़ देख लेते हैं। ये चीज़ तो आपको पता होगी कि कोई भी चीज़ है साइंस में इस तरह है कि एक चीज़ जहाँ पे ज़्यादा हो, मीन्स के उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो मूव करती है टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, मीन्स के जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम है या उसका प्रेशर डाउन है। जो आपकी हवा है उसका भी मूव करने का यही रीज़न है कि हवा के अंदर जब आप इनहेल करते हो, मीन्स के सांस लेते हो, हवा को अंदर लेके आते हो, तो जिस हवा को आप अंदर लेके आते हो बेसिकली उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो आपके लंग्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम होती है। तो आप इस तरह भी कह सकते हो कि जो हवा आपके एटमॉस्फेयर में है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एयर प्रेजेंट इन योर लंग्स, ठीक है। तो आपकी जो हवा है आप अंदर आती है उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है, मीन्स के हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये चीज़ है फर्स्ट, ये चीज़ डिस्कस की गई है कि जो प्रेशर को डिस्कस किया है कि जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है, मीन्स के ये ब्लॉक पे डालें, जो बाहर की हवा है, आउटसाइड आउटसाइड और इनसाइड। आउटसाइड मीन के जो बाहर हवा का प्रेशर ज़्यादा है, अब उसका प्रेशर ज़्यादा है तो उसने किस तरफ मूव करना है? टूवर्ड्स लोअर प्रेशर। हवा का नहीं, ऑक्सीजन का प्रेशर, आप इस तरह कह सकते हो कि बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है तो वो किसकी तरफ मूव करेगी? टूवर्ड्स द लोअर साइड, मीन्स के जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तो आप हवा को इनहेल कर लोगे।
जब आप हवा को इनहेल करोगे, एक तो ये प्रेशर की बात आ गई जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर आती है। दूसरी बात, जब आप खुद भी ये चीज़ प्रैक्टिकली भी कर सकते हो कि जब आप इनहेल करते हो तो आपकी जो रिब्स होती हैं वो फैलती हैं, ठीक है। उनके साथ क्या होता है, रिब्स मीन्स के जो पसलियाँ हैं सीने की, वो क्या करती हैं, इंस्पायरेशन के दौरान फैलती हैं, आप इसको कह सकते हो रिलैक्स करती हैं। फिर एक टर्म है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो आपकी रिब्स होती हैं, ये आपकी रिब्स हैं, इनके दरमियान में जो मसल्स होते हैं, जो गोश्त होता है, उस गोश्त को कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। वो क्या करते हैं, सुकड़ते मीन्स के जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो ये आपकी रिब्स के बीच में जो मसल्स हैं इंटरकोस्टल मसल्स, ये क्या करते हैं, सुकड़ते हैं मीन्स के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप इंस्पायर करते हो मीन्स के हवा को अंदर लेके आते हो, पहली बात के प्रेशर डाउन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का, तो हवा अंदर आएगी। दूसरी बात, जब हवा अंदर आएगी तो पसलियाँ क्या करेंगी, फैलेंगी, और जो पसलियों के बीच में जो गोश्त है वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। जब इन दोनों चीज़ों से आपकी जो रिब्स हैं वो फैलती हैं और जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो इन दो चीज़ों का इफ़ेक्ट क्या होता है, जो आपकी थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी का मतलब है कि जो आपके सीने का वॉल्यूम है वो हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। जब ज़्यादा होगा मीन्स कि आपके लंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हवा ज़्यादा एंटर होएगी। और तीसरा ये कि डायफ्राम मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताई थी कि डायफ्राम एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, एक ऐसा मस्कुलर शीट है जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी को आपकी चेस्ट कैविटी से सेपरेट करती है। डायफ्राम क्या करता है इस कंडीशन में, जब आप इनहेल करते हैं डायफ्राम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, ये सिकुड़ता है, ठीक है, मीन्स के कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये आप इस तरह कह सकते हैं, और ये मूव करता है डाउनवर्ड। डायफ्राम बेसिकली ऐसे है, ये आपके लंग्स हैं, ये डायफ्राम है। जब ये सिकुड़ेगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। अगर ये ऐसे है, डोम शेप स्ट्रक्चर है, मीन्स के गुंबदनुमा स्ट्रक्चर है, जब ये सिकुड़ता है तो ये नीचे की तरफ मूव करता है, मीन्स कि ये फ्लैट हो जाएगा। जब ये चीज़ फ्लैट होती है तो आपके लंग्स फैल रहे हैं, ठीक है, फैल रहे हैं, इसका मतलब है इसके अंदर हवा ज़्यादा आ रही है। डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो आपकी थोरेसिक कैविटी है, गुंजाइश ज़्यादा होना, मीन्स के जो आपके सीने के अंदर थोरेसिक कैविटी वो फैल रही है, लंग्स भी फैल रहे हैं मीन्स के, और हवा एयर को ज़्यादा जगह मिल रही है इंट्रैप होने के लिए। ये सारा हो गया इंस्पायरेशन का। इंस्पायरेशन में बेसिकली क्या होता है, पहली बात के प्रेशर, जब आपकी हवा अंदर एंटर होती है, एक तो आपके लंग्स के अंदर हवा का प्रेशर क्या होता है, डाउन होता है। दूसरी क्या, आपकी रिब्स क्या करती हैं, फैलती हैं, रिब्स फैलती हैं, आप ये भी कह सकते हैं आपके लंग्स भी फैलते हैं। तीसरी बात, जब रिब्स फैलती क्यों हैं, क्योंकि जो उनके मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकुड़ते हैं। और फिर हमने डायफ्राम का पढ़ा कि जो डायफ्राम है बेसिकली वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके वो डाउनवर्ड मूव करता है, मीन्स के नीचे को मूव करता है, तो वो भी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये सारा था, जब आप हवा अंदर लेके जाते हैं कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं। एक्सपायरेशन देख लेते हैं। एक्सपायरेशन वाले प्रोसेस में क्या होता है, जब आप हवा को बाहर निकालते हैं, इसे एक्सलेशन कहते हैं। ओब्वियसली हवा ने बाहर जाना है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम बाहर हवा बॉडी से बाहर आती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एयर प्रेजेंट इन योर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो फिर उस प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव करेगी। दूसरी बात, सारा उसके ऑपोजिट है, इस केस में क्या होगा कि रिब्स हैं वो सिकुड़ती हैं, रिब्स सिकुड़ेंगी तो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं बेसिकली वो फैलेंगे, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन्स के इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। फिर डायफ्राम का क्या होता है कि डायफ्राम इस केस में फैलता है तो ये गुंबदनुमा शेप इख्तियार कर इस शेप से अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं डायफ्राम, जो आपका थोरेसिक कैविटी है, लंग्स हैं, वो थोड़े सिकुड़ गए हैं, ठीक है, ये अपवर्ड मूव किया है ना, ऊपर की
डायरेक्शन को मूव करेगा तो डायफ्राम तंग हो जाएगा। ये सारा था कि आप जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस मीन्स के जब आप सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं। एक तो आप हवा को अंदर लेके जाते हैं, दूसरा ये कि आप हवा को बाहर निकालते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि जब हम हवा को अंदर लेके जाते हैं तो आपके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिसमें आपके लंग्स आ जाते हैं, आपकी रिब्स आ जाती हैं। रिब्स जिन मसल्स के थ्रू अटैच्ड होती हैं, जुड़ी होती हैं, उनको इंटरकोस्टल मसल्स कह रहे हैं। उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, फिर जो डायफ्राम है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, ये सारा हमने डिस्कस किया है। ये डिस्कस करने का ये मकसद था कि आपको क्लियर हो जाए कि जब आप सांस लेते हैं या बाहर निकालते हैं तो सारा प्रोसेस कैसे चलता है, क्या क्या होता है। ये था। अभी जो हमने सारा डिस्कस किया, रेस्पिरेशन का डिस्कस किया कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं। अब देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन की टाइप्स क्या हैं। ठीक है, कि रेस्पिरेशन कितनी तरह की होती है। जिस तरह रेस्पिरेशन के 2 स्टेप्स हैं, ठीक है, इसी तरह रेस्पिरेशन की भी टाइप्स 2 हैं। वन है इंटरनल एंड द सेकंड इज़ एक्सटर्नल। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब है कि इंटरनली सारा प्रोसेस हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, इंटरनल का मतलब है अंदरूनी, एक्सटर्नल का मतलब है बैरूनी। आप इस ऐसे कह सकते हैं कि सेलुलर लेवल इंटरनल रेस्पिरेशन को आप ये भी कह सकते हो कि सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन होती है, मीन्स के जो टिश्यू लेवल के ऊपर रेस्पिरेशन होती है उसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। इस लेवल पे होता क्या है देख लेते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन में होता क्या है कि बेसिकली यही होना है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होनी है और ऑक्सीजन के क्या होनी है, एडिशन होनी है। अब ये चीज़ कहाँ पे हो रही है, सेलुलर लेवल, सेल्स के लेवल पे हो रही है या टिश्यू लेवल पे हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या होना है, रिमूवल होना है। और वहाँ पे एडिशन किस चीज़ की होनी है, जो आपकी ऑक्सीजन है उस चीज़ की क्या होनी है, एडिशन होनी है। अब ये होती कैसे है ये चीज़ देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में तो चलेगी, ये बात समझ आ गई। लेकिन ये बात दिमाग में आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ में आई कहाँ से है। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके टिश्यूज़ में आती कैसे है कि आपके जो डिफरेंट सेल्स हैं, जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि डिफरेंट ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, डिफरेंट प्रोसेस चल रहे हैं। उस प्रोसेस के दौरान, मेटाबॉलिज्म के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, वो ब्लड में जाती है। ठीक है, वही बात कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। फिर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी। आप हार्ट, जब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था कि दिल के अंदर 4, ठीक है, दिल के अंदर 4 खाने हैं, एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। जो एट्रिया हैं राइट वाले, उनका काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना। तो यहाँ पे भी यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड या गंदा खून, इसको या मैला खून भी कह सकते हो। तो वो कहाँ मूव करेगा, दिल के राइट आर्टिकल में जाएगा, मीन्स के राइट एट्रिया में जाएगा। वहाँ से राइट वेंट्रिकल से आपके फेफड़ों में जाएगा। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी जब आप सांस लेते एक्सेल करते हो। तो ये सारा प्रोसेस होगा सेलुलर रेस्पिरेशन, मीन्स के इंटरनल रेस्पिरेशन, टिश्यू लेवल पे गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को देख लेते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसमें आपका आउटसाइड इन्वायरमेंट इन्वॉल्व है और आपकी बॉडी इन्वॉल्व है। ठीक है, मीन्स के इसके अंदर आपके लंग्स आ जाते हैं और आपकी एयर है जो इन्वायरमेंट की, वो आ जाएगी। इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड जिसम से बाहर जाती है, कहाँ बाहर आई कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, जो टिश्यू से रिसीव की ब्लड ने, लंग्स में आई, लंग्स के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर जाएगी। ठीक है, जो ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगी। ऑक्सीजन कहाँ से आई, हवा के थ्रू आई है। अब ये शामिल कैसे होगी, ये आपको पता है, एल्वियोलाई के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, वो जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो आ जाएगी, उसमें उसके थ्रू ऐड हो जाएगी। ब्लड दिल के बाएं आर्टिकल में जाता है, वहाँ से पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। ये सारा था इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का,
कि रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है। फिर एक वर्ड है एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, ये आपके लंग्स हैं। फॉर एग्जांपल लंग्स के अंदर बताया था कि ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स एंड होती हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, इन्हें हम बोल रहे थे एल्वुलाई। अब एल्वुलाई के अराउंड होता है कैपिलरी का नेटवर्क, ये फॉर एग्जांपल कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज। अब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, ठीक है, वो चला गया एल्वुलाई के अंदर, और एल्वुलाई के अंदर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एल्वुलाई के अंदर कैसे जाएगी, एक मेम्ब्रेन होगी, एक तय होगी, एक पर्दा होगा, उस पर्दे के थ्रू आपके एल्वुलाई में जाती है। और एल्वुलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो इनके अंदर जो आपके कैपिलरीज के अंदर किसके थ्रू ऐड होती है, जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके थ्रू ऐड होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्टली ये नहीं होता है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो जाता कि भाई ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलाई के अंदर डायरेक्टली मीन्स के चली गई है, बल्कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू जाती है। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। उस स्ट्रक्चर के नाम की बेस पे रख दिया गया नाम। ये सारा हो गया था कि रेस्पिरेशन की टाइप्स के, रेस्पिरेशन कितनी तरह की है। अब ये देख लेते हैं कि जो आप जो गैस अंदर लेके जाते हो, जो बाहर निकालते हो, उनके अंदर जो डिफरेंट गैस हवा जो सॉरी आप लेके जाते हो या बाहर निकालते हो, उसके अंदर जो गैसेस हैं कौन कौन सी होती हैं और कितनी कंसनट्रेशन में होती हैं। ऑक्सीजन भी आप ऑब्वियसली आपको पता है, जो आपकी हवा है उसके अंदर ये तो नहीं है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही है, इसके अलावा कोई गैस नहीं है, ऐसा नहीं होता। आपकी एयर है उसके अंदर डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हम इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि उनके प्रेशर के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी एयर के अंदर नाइट्रोजन भी एग्जिस्ट करती है, वाटर वेपर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट डस्ट पार्टिकल भी हैं, लेकिन हम गैसों की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन की बात करते हैं कि जब आप सांस लेते हो, मीन्स की इंस्पायर करते हो, इनहेल करते हो, तो जो आपकी नाइट्रोजन है उसकी कितनी कंसनट्रेशन है, 79.6%, ठीक है। और जब आप एक्सहेल करते हो तो उस नाइट्रोजन की सेम कंसनट्रेशन है, तो सेम कंसनट्रेशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसलिए प्रेशर ग्रेडियंट बिल्डअप नहीं हुआ और नो गैशियस एक्सचेंज ऑफ नाइट्रोजन, हम ये भी कह सकते हैं। अच्छा जी, फिर सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो आप सांस लेते हो तो उसके अंदर जो कंसनट्रेशन है 20% है, जब आप एक्सहेल करते हो तो 16% ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हो कि ऑक्सीजन जब आप सांस लेते हो तो उसका लेवल उस एयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड जब इनहेल करते हो तो 0.4% होती है, और जब एक्सहेल करते हो 4.4% होती है, मीन्स के यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है। वाटर वेपर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब आप सांस ले, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली, कि जब आप सांस लेते हो, जब आप सांस लेते हो तो उस केस में क्या होता है कि सांस लेते हुए वाटर वेपर्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब आप हवा को बाहर निकालते हो, उस केस में वाटर वेपर्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। ये सारा था कि जब आप इनहेल और एक्सहेल करते हो कि गैसों की जो गैसेस हैं उनकी निस्बत कितनी है, उनका प्रोपोर्शन कितना है आपकी बॉडी के अंदर। ये सारा भी अभी मैंने बताया आपको फिजियोलॉजी का बेसिकली। अब नेक्स्ट है कि आप जो सांस ले रहे हो, सांस का जो प्रोसेस है पूरी बॉडी के अंदर चल रहा है, ठीक है, इनहेल और अब एक्सहेल कर रहे हो, तो उस चीज़ को किसी चीज़ ने कंट्रोल तो करना है ना, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस तो रखना है। जिस तरह आपके सेल की पूरी फंक्शनिंग को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, इसी तरह जो आपकी पूरी बॉडी है उसकी फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। आप इस तरह भी कह सकते हैं आपकी जो बॉडी के अंदर जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है, आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर एक दो तरह के सिस्टम हैं जो पूरी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। एक सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड सिस्टम इज़ केमिकल सिस्टम, ठीक है। दो तरह की कोऑर्डिनेशन बॉडी में चलती है। नर्वस सिस्टम की तो समझ आती है कि इसके अंदर आपका दिमाग आ सकता है, आपका हराम मग्ज आ सकता है, जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। केमिकल सिस्टम के अंदर आपके केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि
एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। हार्मोन्स भी तो आपकी बॉडी की डिफरेंट फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं ना। तो देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है कि सांस का जो कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में बताया गया पहले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल का कॉर्ड के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन सी स्पाइनल नर्व्स हैं जो आपकी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रही हैं, एक सर्विकल नर्व्स हैं और जो थोरेसिक नर्व्स हैं। सर्विकल नर्व्स का मतलब है कि जो ऐसी नर्व जो ऐसे असाब जो गर्दन से निकल रहे हैं, गर्दन के मुँह, ठीक है। अगर आपको वर्टिब्रल कॉलम याद हो, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमने पढ़े थे वर्टिब्राए, ठीक है, गर्दन के मोहरे। अब गर्दन के जो मोहरे हैं वहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है, वो आपकी आप ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। उसके अलावा जो थोरेसिक है मीन्स के जो छाती है, जो आपके सीने की हड्डी, सीने के जो मोहरे हैं, ठीक है, वहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं वो भी ब्रीदिंग के प्रोसेस को क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। और दिमाग का कौन सा पोर्शन ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला जो आपका दिमाग का, ठीक है, ओब्लोंगेटा जो वो है हिस्सा है, ठीक है, ये आपके ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। बेसिकली जो आपका हाइंड ब्रेन है ये इसका पार्ट है। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। केमिकल सिस्टम नेम से आपको आइडिया हो रहा है कि मीन्स के आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स का लेवल अप या डाउन होगा, उस चीज़ को आपका ब्रेन सेंस करेगा, तो ये केमिकल सारी कोऑर्डिनेशन, ठीक है, चलेगी। इसमें भी यही चीज़ है, वो कहते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में डायरेक्टली केमिकल इन्वॉल्व नहीं है बल्कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। डायरेक्टली आपका ब्रेन ही इन्वॉल्व है, मीन्स के आपका नर्वस सिस्टम ही इन्वॉल्व है, इसमें हिस्सा ले रहा है। कैसे है हिस्सा ले रहा है, जैसे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल क्यों, जैसे आपको पता है कि आपके जो ब्लड है उसकी जो पीएच होती है 7.4 से लेके 7.6 तक होती है। ये चीज़ आपको पता है, पीएच का तो पता ही होगा ना कि 7 पीएच नॉर्मल होती है, 7 से ऊपर जाओ तो कोई चीज़ असासी हो जाती है, सॉरी हाँ, वो 7 से नीचे आओ तो वो एसिडिक हो जाती है, मीन्स के तेज़ाबियत वाली हो जाती है। अब ब्लड की पीएच क्या है, स्लाइटली बेसिक है, ठीक है, तो 7.4 से 7.6 की रेंज में। अब जो ब्लड की पीएच का जो लेवल है अप या डाउन होगा तो उस चीज़ को सेंस करेगा आपका दिमाग, फिर उससे ही सारी कोऑर्डिनेशन कंट्रोल होगी। अब ब्लड की पीएच का सांस लेने से क्या लिंक है, अब ये दिमाग में ख्याल आता है। आपकी बॉडी के अंदर एक इंजाइम होता है, उस इंजाइम को कहते हैं सी ए मीन्स के कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम। इस इंजाइम का क्या काम है, ये इंजाइम करवाता है जो आप बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर प्रेजेंट होता है ये उसको कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में। फिर उस कार्बोनिक एसिड को ये इंजाइम कन्वर्ट करता है प्रोटोन एंड बाइकार्बोनेट आयंस में, ठीक है। ये जो आपने ये एरो देख रहे हैं ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मीन्स के ये ऑल टाइम होता रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन और अगर ज़्यादा है तो वाटर उसके साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना देगा, फिर ये डिग्रेड होकर प्रोटोन और बाइकार्बोनेट आयन बना देंगे। अगर आपको याद हो कि जो आपके एसिडिटी का लेवल होता है ना, वो कैसे मेजर करते हैं कि प्रोटोन जो होते हैं, जितना लेवल प्रोटोन का ज़्यादा होगा ना तो हम ये कह सकते हैं कि आपके जो ब्लड है उसके अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, मीन्स के तेज़ाबियत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब तेज़ाबियत ज़्यादा क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, अगर बैक पे जाएँ तो इसके पीछे इन्वॉल्व है कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा लेवल, मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो प्रोटोन की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में प्रोटोन की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है तो आपके ब्लड की पीएच क्या हो रही है, एसिडिक हो रही है। तो इस चीज़ को जो प्रोटोन की जो हायर कंसनट्रेशन है इस चीज़ को सेंस करेगा आपका ब्रेन, ठीक है। फिर सिग्नलिंग करेगा जो आपके डिफरेंट एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, उन तो आपके वो, ठीक है, वो केमिकल्स रिलीज़ होंगे, हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, वो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को, ब्रीदिंग को क्या कर देंगे कि स्टार्ट कर देंगे कि आप सांस लेने का प्रोसेस स्टार्ट हो, मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी में है वो उसका रिमूवल हो। तो यहाँ पे भी यही चीज़ लिखी है बेसिकली इन्वॉल्व, ठीक है।
केमिकल का लेवल सेंस करेंगे और वो सारा प्रोसेस ब्रीथिंग का स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि आपका जो केमिकल सिस्टम है, ठीक है, केमिकली आपका जो ब्रीथिंग का प्रोसेस कंट्रोल होता है। अब ये सारी फिजियोलॉजी तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन के स्टेप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इंस्पायर और एक्सपायर। फिर उसके बाद उसकी टाइप्स डिस्कस की, फिर उसका कंट्रोल डिस्कस किया। अब जब भी आप रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करते हैं तो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, तो आप उनको देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या चीज़ होती है? वाइटल कैपेसिटी का मतलब है कि आपके जो लंग्स की कैपेसिटी, कि आप कितनी हवा अंदर लेके जा रहे हो या बाहर रिमूव कर रहे हो, उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, आप इस वाइटल कैपेसिटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, पूरा जोर लगाकर हवा की जितनी मिकदार अंदर ले जाए या बाहर लेके जाई जाए, इसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पे एक वर्ड आपने माइंड में रखना है कि वाइटल कैपेसिटी ये नहीं है लंग्स की कैपेसिटी, तो समझ आ गई है कि लंग की एबिलिटी कि वो कितनी एयर को स्टोर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे वर्ड है जोर, मीन्स के डीप ब्रीथ, कि कितना आप डीपली ब्रीथ करते हैं तो आपके जो लंग एक्सपैंड करते हैं वो कितनी एयर स्टोर कर सकते हैं और कितनी एक्सेल कर सकते हैं, उस चीज़ को कह रहे हैं वाइटल कैपेसिटी। फोर्स, आप इस तरह कह सकते हैं, फोर्सफुली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द एयर इज़ फोर्सफुली इंस्पायर और एक्सपायर, ठीक है, इनहेल्ड और एक्सेल्ड इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी की नॉर्मल वैल्यू के 4500 से लेके 5000 ml तक होती है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो आपकी टोटल एयर का वॉल्यूम है, ये उसका जो आपकी टोटल एयर है, ठीक है, उसका 1/10वां हिस्सा है, 1/10 वॉल्यूम ऑफ द एयर है वाइटल कैपेसिटी। मेल और फीमेल के अंदर बताया कि मेल के अंदर 4.5 लीटर होती है वाइटल कैपेसिटी लंग्स की, और फीमेल्स के लंग्स की कैपेसिटी होती है 3 से लेके 4 लीटर तक। फिर नेक्स्ट टर्म है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है कि आप नॉर्मली जितनी हवा अंदर लेके जा रहे हैं विदाउट एनी एक्सर्शन, ठीक है, बगैर किसी ज़ोर के, जो आपके इजीली हवा को इनहेल कर रहे हैं, उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। लेकिन वाइटल कैपेसिटी में ये है कि आप फोर्सफुली कितनी हवा अंदर लेके जा रहे हैं। फिर है रेस्पिरेटरी रेट। ये वाइटल साइंस के अंदर भी हमने चीज़ डिस्कस की थी कि सांस की रफ्तार, ये वाइटल साइंस भी है। सांस की रफ्तार के 1 मिनट के अंदर आप कितनी दफ़ा सांस लेते हो, उसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट। इसको चेक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी रेट या वाइटल साइन को चेक करने का असूल ये है कि कोई भी पेशेंट है, आपने पहले उसको ये चीज़ देखनी है कि वो काम कंडीशन में है। फिर जब काम कंडीशन में है, फिर आपने उसको कहना है कि आपने वाइटल साइन कौन सा चेक करना है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है। तो आपने क्या करना है, उसको कहना है कि सांस लो। जब मीन्स के सांस लेगा तो आपने किस चीज़ को नोटिस करना है, ऑब्वियसली उसके एब्डोमेन को नोटिस करेंगे, ठीक है, या उसकी चेस्ट को देखेंगे, पेट पे फोकस करेंगे, चेस्ट को देखेंगे। फिर उसके बाद चेस्ट और पेट को फोकस करके आपने चीज़ क्या मेजर करनी है, वो कितनी दफ़ा ऊपर और नीचे मूव कर रही है, अप एंड डाउन हो रही है। एक अप एंड डाउन इक्वल टू 1 अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन या चेस्ट इक्वल टू 1, ठीक है, 1 रेस्पायरेशन, 1 रेस्पायर। मीन्स कि अगर आपकी जो चेस्ट है या आपका जो एब्डोमेन है एक दफ़ा अप एंड डाउन मूव किया है, तो उसको हम कह सकते हैं कि उसने एक कंप्लीट सांस ली है। अब हमने 1 मिनट के अंदर ये चीज़ नोट डाउन करनी है ना, तो 1 मिनट तक आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, फिर उसको काउंट कर लेना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 मिनट नोट नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना है कि 30 सेकेंड के लिए उसको नोट करना है। फिर क्या करना है, उस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, जितनी भी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 6 भी रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट आया है, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तो वो 12 आ जाएगा।
फिर लास्ट पे आ जाता है कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जो आपके रेस्पिरेटरी रेट को इफ़ेक्ट करते हैं। एक तो ये कि पेशेंट की कंडीशन, कि वो किस कंडीशन में आया, कि वो एक्सरसाइज कर रहा है, डिजीज़ कंडीशन में है, ठीक है, एंगर में है, एक्साइटेड है, किस कंडीशन में है, ठीक है, वो चीज़। फिर डिफरेंट कंडीशन मेंशन है कि किस कंडीशन में आपका जो रेस्पिरेटरी रेट है ज़्यादा होता है, किस कंडीशन में कम होता है। रेस्पिरेटरी रेट किन कंडीशन में ज़्यादा होता है, जब आप गुस्से की हालत में होते हैं, एंगर की हालत में होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, पुरजोश होते हैं, आपको फ़ीवर है या पेन की कंडीशन में है या आपको कोई और मेडिकल इलनेस है, तो उस केस में क्या होगा, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा। और रेस्पिरेटरी रेट कम किस कंडीशन में होता है, जब आप सुकून, नींद मीन्स के काम कंडीशन में हैं, सो रहे हैं, ठीक है, या आप सिडेटिव हैं, ठीक है। अब एक चार्ट है कि डिफरेंट एज ग्रुप में जो रेस्पिरेटरी रेट है डिफरेंट है। अडल्ट का अगर चेक करें तो 12 से 20 रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट होता है। एथलीट्स का चेक करें, मीन्स के खिलाड़ी का चेक करें, वो 35 से 45 तक होता है। एथलीट का चेक करें या जो एक्सरसाइज कंडीशन है, वो एक ही बात है ना, एथलीट मीन्स के वो खेल रहा है, एक्सरसाइज का भी यही मतलब है कि उसके मसल्स काम कर रहे हैं, तो उन दोनों का सेम है। जो न्यू नेट्स हैं, मीन्स के न्यू बोर्न बेबीज़ हैं, उनका 44 बीट रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट होता है। ये सारा था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी फिजियोलॉजी।